और इसी बीच उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, जहां उपचुनाव को लेकर सीएम के बंगले पर बैठक शुरू हो गई है और वहां पर मंत्रियों का आना जाना भी शुरू हो गया है। वहां बंगले पर जो है मंत्री भी पहुंचने लगे हैं। सीएम योगी की अध्यक्षता में होनी है बैठक। उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे सीएम योगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होना है उपचुनाव। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, खादी ग्राम उद्योग मंत्री राकेश सचान भी बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक शुरू हो गई है, जहां राज्य मंत्री अनिल कुमार, राज्य मंत्री जसवंत सैनी भी बैठक में मौजूद हैं। राज्य मंत्री कपिल देव, आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल भी बैठक में मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक समेत कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह भी बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उपचुनाव को लेकर सीएम आवास पर बैठक, मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रियों का पहुंचना शुरू हो गया है। बैठक भी शुरू हो चुकी है, लगभग सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक है। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ चैनल हेड अकील सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अकील जी, क्या कुछ जानकारी है? उपचुनाव को लेकर सीएम आवास पर बैठक शुरू हो गई है, क्या कुछ चर्चा जो है आज बैठक में होने वाली है? रत्ना, देखिए, निश्चित तौर पे उपचुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने इन 10 टीम लगाई थी कैबिनेट मिनिस्टर की, राज्य मिनिस्टर की, जो वहां के प्रभारी बनाए गए थे, उनसे फीडबैक लेना था। उस फीडबैक को आज यहाँ पर मुख्यमंत्री के सामने वो प्रस्तुत करेंगे कि क्या फीडबैक है, कैसे चुनाव लड़ना है, किन मुद्दों पे लड़ना है, उपचुनाव कैसे में जीतना है, क्या कमियां है, किस स्तर पे कमी है, या सरकार की योजनाओं को लेकर हम वहां पर बखान करेंगे तो जीत सकते हैं, संगठन कहाँ मजबूत है, कहाँ कमजोर है। इन तमाम चीजों को, बिंदुवार को लेकर आज ये बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री ने इन सभी मिनिस्टरों को यहाँ बुलाया है अपने आवास पे, यहाँ पे बैठक चल रही है। हालांकि कुछ देर में तस्वीर साफ हो पाएगी कि 10 मिनिस्टरों ने क्या कुछ तस्वीर यहाँ पर रिपोर्ट सौंपी है। उपचुनाव में किन को प्रत्याशी बनाया जाएगा, उसके आधार पर, उसी रिपोर्ट के आधार पर कहीं ना कहीं वो चुनाव जीतने का मंत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते नजर आएंगे। हालांकि 10 सीटों पर है, उसमें देखा जाए तो अभी 5-5 के बराबर में है, लेकिन इंडिया गठबंधन जिस तरह टक्कर दे रही है उत्तर प्रदेश में, उसे लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चिंता का विषय बना हुआ, जिसको लेकर कार्रवाई बैठक करनी पड़ी थी। हालांकि उन सभी कमियों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधे पे किया और इसको लेकर एक एक पहलू पर काम करते नजर आ रहे हैं। उसी क्रम में आज इन मिनिस्टरों की बैठक हो रही है और बैठक में ये तय किया जाएगा कि जो रिपोर्ट मंत्री दे रहे हैं, उसके अलावा पार्टी अलग से एक टीम गठित की है, वो रिपोर्ट अलग सौंपेगी। जी अकील, जैसे देखा जा रहा है कि देखा जा रहा है कि सियासत जो है गरमाई हुई है मध्य प्रदेश में भी, और अब बारी उत्तर प्रदेश की है कि उत्तर प्रदेश में भी 10 जगह चुनाव होने, उपचुनाव को लेकर बैठक जारी है। तो कहीं ना कहीं क्या बीजेपी में इस बात का डर है कि अब आने वाला जो समय है वो बीजेपी के लिए कैसा रहने वाला है, जो चुनाव के नतीजे हैं वो कैसे रहने वाले हैं? तो क्या कुछ इस पर जानकारी अकील? देखिए, जिस तरह मुद्दों को लेकर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ी है, उसमें कई मिला है, स्विंग मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं कई ऐसे प्रदेश रहे हैं जहां पर निराशा हाथ लगी है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा नुकसान रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब ऐसे में देश की धड़कन है उत्तर प्रदेश, और देश की सियासत हो या चाहे वहां की गद्दी हो, वो उत्तर प्रदेश तय करता है। तो ऐसे में अब 10 सीटों का उपचुनाव होना है। उस चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आती है, 10 सीटों पर अपना खाता खोलती है और 10 सीटों को पा जाती है, तो निश्चित तौर पर 27 का चुनाव उसका राह जो है वो आसान होगी। और निश्चित तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसमें खामियाजा भुगतती है, अगर कहीं ना कहीं सीटें नहीं आ पाती है और इसका फायदा गठबंधन को मिल जाता है, तो निश्चित तौर पे 27 की राह आसान नहीं होगी। इसी बात को लेकर जो गुटबाजी है, आपस की जो गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी संगठन के बीच में है, सरकार के बीच में है, मिनिस्टर के बीच में है, विधायक के बीच में है, उसे अगर दूर नहीं किया गया तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे अन्य राज्य हो। अब इसको देख लीजिए कि अभी 2 चुनाव होने हैं, चाहे वो हरियाणा का हो और चाहे वो महाराष्ट्र का हो। अगर वहां पर सीटें वहां भी अगर कम आती है और भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाती है, तो निश्चित तौर पे आने वाला लोकसभा का चुनाव भी आगे बहुत मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ऐसे में अन्य राज्यों में जो बाद में चुनाव पड़ेगा, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी को अपनी कमर कसनी होगी और उन बिंदुओं पे काम करना होगा जो आपसी मतभेद खत्म हो जाए और केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के
दोनों मिनिस्टरों को और दोनों पार्टी के जिम्मेदारों को मिलकर काम करना होगा। ये निश्चित तौर पर अगर काम नहीं करते हैं तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को होगा। 29 तारीख से विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाला है, तो विधानसभा को लेकर क्या रणनीति बनाई जा रही है? जैसे देखा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी अभी इस्तीफा दे दिया है, नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी अभी नहीं है, तो इसको लेकर जो विधानसभा चुनाव है इसको लेकर के क्या रणनीति है अभी बीजेपी की? देखिए, अभी जो विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है उसमें भी मुद्दा कहीं ना कहीं ये चुनाव का मुद्दा जरूर उठेगा, चाहे वो अयोध्या का रहा हो, चाहे जो सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है उनको लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं घेरती हुई नजर आएगी। हालांकि जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बीच में रही है उसका फायदा उसको नहीं मिला है, इस बात को लेकर बुनाने की कोशिश जरूर समाजवादी पार्टी करेगी। ऐसे में चाहे वो उत्तर प्रदेश का अयोध्या रहा हो जो सीट हारी हो, चाहे कांग्रेस का खाता खुला में बद्रीनाथ से 2 सीटें उन्होंने जीती है, यहाँ कहीं ना कहीं उसका फायदा होता नजर आया। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष घेरता हुआ नजर आएगा। हालांकि रह गई बात नेता विरोधी दल की, तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव का चेहरा बड़ा चेहरा है, अनुभवी है, पुराने हैं, मुलायम सिंह यादव के साथ उन्होंने काम किया है, उनके भाई हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि विपक्ष के तौर पे कहीं ना कहीं विपक्षी नेता के तौर पे समाजवादी पार्टी उनको आगे पेश करेगी इस विधानसभा सत्र में। अगर उन्हें पेश भी करती तो इसका फायदा भी मिलता, क्योंकि जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव पहले ही बहुत बाखूबी निभा चुके हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव को समाजवादी पार्टी आगे करके उपचुनाव का भी फायदा लेना चाहेगी, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो पुराने अनुभवी लोग हैं उन्हें जोड़ते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब अखिलेश यादव केंद्र की राजनीति में चले गए हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो, एक साथ लोकसभा पहुंचे हैं। तो ऐसे में जिम्मेदारी जो बड़ी है वो शिवपाल सिंह यादव की बड़ी है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि उपचुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन लगाती नजर आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपनी अपनी एक एक बारीकों को दुरुस्त करती हुई नजर आ रही है, आपसी मतभेद खत्म करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह बयान दिया, अब उन्हें या तो केंद्र में कहीं ना कहीं पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है, या प्रदेश में बिल्कुल। जैसे अकील जी, जैसे देखा जाए कि अभी जो है केशव प्रसाद मौर्य जी बार बार जो है दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, तो इसमें भी क्या योगी जी की कोई बड़ी रणनीति जो है मुख्यमंत्री योगी की सामने आने वाली है, या कोई रणनीति जो है बनाई जा रही है सीधे तौर पर कहें तो, क्योंकि बार बार जो है केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली दौरा हो रहा है? देखिए, जब से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बने, क्योंकि संगठन में उत्तर प्रदेश अध्यक्ष थे वो, जब 17 में सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में बनवास काट के बीजेपी आई, तब से उन्हें कहने की डिप्टी सीएम बनाया गया, फिर पीडब्ल्यू मिनिस्टर बनाया गया था, वो भी उन्होंने छीन लिया था। हालांकि वो बहुत ही मौन तरीके से रह रहे थे, बहुत ज्यादा पार्टी में एक्टिव नहीं थे, लेकिन निश्चित तौर पे आपसी मतभेद जरूर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम में जरूर रहा है। इसको लेकर जिस तरह कार्यकारिणी समिति में बैठक में जिस तरह दर्द छलका है, उसके बाद उनका दिल्ली दौरा हो रहा, तो माना जा रहा है कि जो पिछड़ा वर्ग के जो चेहरा है उस पार्टी कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश जरूर करेगी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी और 2027 के चुनाव में। तो ये माना जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को या तो संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, चर्चा का विषय है कि अभी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खाली है, हो सकता है कि उन्हें ही पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त कर दिया जाए, उसका फायदा उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी मिल सकता है। तो ये भी एक चर्चा का विषय है। दूसरा, कहीं ना कहीं अगर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष को बनाया जाता, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी वापस इनको मिलती है, तो प्रदेश अध्यक्ष की जो सीट है जो मौजूदा है उन्हें कैबिनेट में कहीं ना कहीं जगह दिया जाने की भी संभावना जताई जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार में। तो ऐसे में बड़े फेरबदल हो सकते हैं। तो चुनाव को जीतने के लिए ये पूरी जो रणनीति है वो तय करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, लेकिन अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। ये माना जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर कोई तस्वीर साफ होगी कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति करेंगे या केंद्र की राजनीति करेंगे। जी बिल्कुल अकील जी, हो सकता है क्या उत्तर प्रदेश से ही कोई जो है अब नेता चुना जाए, है ना, केंद्र स्तर पर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उत्तर प्रदेश से चुना जाए, कुछ ऐसा भी संशय जो है क्या सामने आ रहा है? आराधना, देखिए, निश्चित तौर पे देश की धड़कन उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में राजनीति कहीं ना कहीं पूरे देश में मशहूर है, और ऐसे में जहाँ की यहाँ के यही चेहरे, आप देखिए कि देश के प्रधानमंत्री ही 3 बार सांसद हुए हैं बनारस से, वो भी उत्तर प्रदेश से। तो ऐसे में माना जाता है कि देश के जो उत्तर प्रदेश में जो चेहरे होते हैं, चाहे वो पिछड़ा वर्ग से आते हो या सामान्य वर्ग से आते हो, केंद्र में कहने की उनका बड़ा दखल रहता है। तो चाहे वो मुलायम सिंह यादव रहे हो, लालू प्रसाद यादव रहे हो, तमाम ऐसे चेहरे रहे जो केंद्र में कहीं ना कहीं सत्ता पलटने में, सत्ता में दखल देने में बड़ी अहम भूमिका निभाई है। तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद खाली है उसमें केशव प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं फिट बैठ रहे हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उत्तर प्रदेश से सीटें आ सकती हैं। उनके चेहरे पे जो वोट बैंक खिसक गया है लोकसभा के चुनाव में, कहीं ना कहीं वो दूसरे पार्टी में चला गया, उसे लाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी इन ऐसे चेहरों पे कहीं ना कहीं दांव खेल सकती है। और उपचुनाव का बीच अभी 10 सीटों पे उपचुनाव है, अगर इस उपचुनाव
कहीं ना कहीं वापस नहीं पाती भारतीय जनता पार्टी, तो 2027 का राह आसान नहीं होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चाहे वो केंद्र के लोग हो या प्रदेश के लोग हो संगठन के, वो ये रणनीति बनाने में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश किसी तरह 10 सीटें वापस आ जाएं और उन चेहरों को अब तवज्जो दी जाएगी और आपसी गुटबाजियों को खत्म करने की बात भी उस कार्यकारिणी समिति में बैठक में भी साफ हुई है। तो ऐसे में जो बुलावा बार बार जेपी नड्डा दिल्ली में कर रहे हैं, जिससे माना जा रहा है कि केंद्र में उत्तर प्रदेश में कई चेहरों का फेरबदल हो सकता है और कई अहम भूमिकाओं पे नई, चाहे वो पार्टी संगठन में हो चाहे वो सरकार में हो, ऐसे में कहीं ना कहीं बड़े फेरबदल की भी संभावना जताई जा रही है। जी अखिल जी, जैसे कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में जो नतीजे देख रही है उसको मद्देनजर रखते हुए बीजेपी जो है उस चीज़ को उपचुनाव में कवर करना चाहती है, और अब जो है बीजेपी में जिस तरह की उथल पुथल देखी जा रही है, कहीं ना कहीं वह ये स्वीकार कर चुके हैं कि जो सियासत जो है वो गरमाई हुई है, पक्ष और विपक्ष दोनों में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ देखा जाए तो जो नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव है, उनकी रेस में सबसे आगे अभी कौन हो सकता है अखिलेश यादव के बाद, ये भी एक बड़ा विषय है। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत ही अलग है। अखिलेश यादव ने अपने पार्टी की पूरी जिम्मेदारी निभाई है और देखिए उन्होंने 2000 जब सरकार में रहे 2012 से 17 के बीच में, 17 से चुनाव से पहले उन्होंने अपने चाचा कद्दावर नेता रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी में रहे हैं, संगठन को खड़ा कराया मुलायम सिंह यादव के साथ खड़ा किया। उसके बावजूद उन्होंने सरकार में रहते हुए उनको रातों हटा दिया था और यहाँ तक कि पार्टी से भी हटा दिया था। उनका कोई फर्क नहीं पड़ा। अखिलेश यादव की राजनीति की तरीका एक अलग है। उन्हें ये नहीं फर्क पड़ता है कि कौन आएगा कौन जाएगा, लेकिन वो अपनी चीजों को पहले मजबूत करते हुए नजर आते हैं, जिससे कहीं ना कहीं संगठन कमजोर ना हो। तो ऐसे में देखिए उन्होंने एक अपना अलग डिसीजन उनका रहा, अकेले डिसीजन लेते हैं और इसका फायदा मिला कि जो गठबंधन उन्होंने किया कांग्रेस से, और उसके बाद उसका फायदा होता उत्तर प्रदेश में ही नजर आया। अकेले दम पर उन्होंने देखी कि 35 सीटें उन्होंने निकाली और कांग्रेस के साथ मिलकर कहीं ना कहीं 42 सीटें लगभग निकाल ली। तो ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्र में एक बड़ा दखल अखिलेश यादव का होने के बावजूद अब उनको ये लगता है कि अगर हम केंद्र में दोनों लोग चले गए हैं तो उसमें शिवपाल सिंह यादव की जिम्मेदारी जरूर बढ़ती है। तो ये माना भी जा रहा है, चर्चा का विषय है कि अपने चाचा को कहीं ना कहीं वो तवज्जो देते हुए नजर आएंगे और क्योंकि वो अनुभवी हैं और संगठन में बहुत पुराने हैं और बहुत पुराने लोग उनके साथ जुड़े हैं हर क्षेत्र में, हर राज्य, हर विधानसभा सीट पर और लोकसभा सीट पर। तो ऐसे में माना जा रहा है कि चाचा की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं रंग लाएगी अखिलेश यादव को लगता है। तो इसलिए नेता विरोधी दल के बतौर नेता विरोधी दल कहीं ना कहीं उनको सीट पे बैठाने की भी चर्चा का विषय बना हुआ है और इसके साथ साथ पार्टी को मजबूत करने की बड़ी जिम्मेदारी अखिलेश यादव अपने चाचा को शिवपाल सिंह यादव को जरूर देते नजर आएंगे। जी जैसे कि लोकसभा चुनाव के नतीजे देखे जाएं तो बीजेपी अपनी खोई हुई जमीन जो है वापस लेना चाहती है। बहुत शुक्रिया अकील जी आपका जानकारी देने के लिए। तो उपचुनाव को लेकर सीएम आवास पर बैठक, मुख्यमंत्री आवास पर मंत्री पहुंच चुके हैं और बैठक भी शुरू हो चुकी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे सीएम योगी।